नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य, उनके ग्रंथ तथा सिद्धांत एवं दर्शन। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य एवं उनके ग्रंथ जो आपके निम्न है। देखिए, आचार्यों के नाम एक साइड में दिया हुआ है और एक साइड में ग्रंथ दिया है। भरत मुनि का जो ग्रंथ है वह नाट्य शास्त्र है। क्या है दोस्तों? नाट्य शास्त्र है। और भामा का जो ग्रंथ है वह काव्यालंकार है। ठीक है दोस्तों, काव्यालंकार है। दंडी का जो ग्रंथ है यह काव्यादर्श है। ठीक है दोस्तों, और उद्भट का जो ग्रंथ है अलंकार सार संग्रह है। दोस्तों, अलंकार सार संग्रह है और यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी में बनता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। बामन काव्यालंकार सुतवृत्त की रचना की बामन ने। रुद्रट काव्यालंकार की रचना की। देखिए, भामा और रुद्रट दोनों ने काव्यालंकार की रचना की है। रुद्रभट्ट श्रृंगार तिलक। रुद्रभट्ट की रचना कौन सी है? श्रृंगार तिलक। आनंदवर्धन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन की रचना क्या है? ध्वन्यालोक। मुकुल भट्ट की जो रचना है अभिधान वृत्ति मातृका, इनकी रचना है मुकुल भट्ट की। ठीक है दोस्तों, और यह 15 कारिकाओं में अभिधा एवं लक्षण शब्द शक्तियों का विवेचन आलोच्य ग्रंथ में वर्णित है। भटौत काव्य कौतुक। भटौत की जो रचना है क्या है? काव्य कौतुक है दोस्तों। क्या है? काव्य कौतुक। और भट्टनायक हृदय दर्पण और राजशेखर का काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। और अभिनव गुप्त ध्वन्यालोकलोचन और अभिनव भारती। ठीक है, अभिनव गुप्त की जो रचना है ध्वन्यालोकलोचन और अभिनव भारती, ये दोनों रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा। कुंतक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुंतक वक्रोक्ति जीवित जो इनकी रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिम भट्ट की जो रचना है व्यक्ति विवेक। महिम भट्ट की जो रचना है क्या है? व्यक्ति विवेक है। और भोजराज की जो रचना है दोस्तों सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश भोजराज जी की रचना है। क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है? औचित्य विचार चर्चा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है औचित्य विचार चर्चा। और मम्मट ने 3 गुण माने हैं। मम्मट 3 बार आया है तो यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। मम्मट ने 3 गुण माने हैं। और काव्य प्रकाश इनकी रचना है। रुय्यक अलंकार सर्वस्व, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अलंकार सर्वस्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार सर्वस्व रुय्यक की रचना है। सागर नंदी नाटक लक्षण रत्नकोश। सागर नंदी की जो रचना है कौन सा है? नाटक लक्षण रत्नकोश। बागभट्टालंकार इनकी रचना है। और बागभट्ट द्वितीय इनकी रचना काव्यानुशासन है। दोस्तों, क्या है? काव्यानुशासन। और हेमचंद जी की भी रचना क्या है? काव्यानुशासन है। कक्कोक रतिरहस्य इनकी रचना है। कक्कोक की कौन सी रचना है? रतिरहस्य है। और अमरचंद्र आर्य सिंह काव्य कल्पलता इनकी रचना है। दोस्तों, क्या है? काव्य कल्पलता कवि शिक्षा परक ग्रंथ से लिए है। देवेश्वर जो है यह कवि कल्पलता इनकी भी रचना है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जब देगा दोनों एक ही क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं देगा, अलग अलग करके देगा। तो अमरचंद आर्य सिंह काव्य कल्पलता और देवेश्वर कवि कल्पलता, बस थोड़ा सा अंतर है। काव्य कल्पलता वहां है और यहाँ पर कवि कल्पलता है। दोस्तों, देवेश्वर का क्या है? कवि कल्पलता। अगला प्रश्न जो है रचना धनंजय धन को चाहने वाले अर्थात 10 रुपया इनको चाहिए तो 10 रूपक है। दोस्तों, क्या है? 10 रूपक। और जयदेव की जो रचना है चंद्रालोक क्या है? जयदेव की रचना है
विद्याधर, विद्याधर किसकी रचना है? विद्याधर की कौन सी रचना है दोस्तों? तो एकावली, एकावली इनकी रचना है। विद्यानाथ, प्रताप रुद्र यशोभूषण, प्रताप रुद्र यशोभूषण इनकी रचना है। और रामचंद्र गुणचंद, नाट्य दर्पण, ठीक है। इनकी रामचंद्र और गुणचंद ने क्या परिभाषा दिया है काव्य शास्त्र से संबंधित, इसे आप लोग कमेंट करके और से बताएं। विश्वनाथ, विश्वनाथ की जो रचना है साहित्य दर्पण, ये बहुत बार पूछा जाता है। विश्वनाथ की जो रचना है साहित्य दर्पण। केशव मिश्र, अलंकार शेखर इनकी रचना है। केशव मिश्र की कौन सी रचना है? अलंकार शेखर। और शारदा तनय, शारदा तनय दोस्तों किसकी इनकी कौन सी रचना है? तो भाव प्रकाश, शारदा तनय की कौन सी रचना है? तो भाव प्रकाश इनकी रचना है। और सिंह भूपाल, संगीत सुधारक, रसावर्षव सुधारक, ठीक है, इनकी दो रचनाएं हैं ये। भानुदत्त मिश्र, रसमंजरी, रस तरंगिणी, अलंकार तिलक, रस परिजात, इनकी यह रचनाएं हैं। रूप गोस्वामी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूप गोस्वामी। और उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, नाट्य चंद्रिका इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। क्या है? कर्पूर, कर्पूर अलंकार कौतुक, अलंकार कौतुक इनकी रचना है कर्पूर जी की। कविचंद्र, कविचंद्र की काव्य चंद्रिका रचना है। अप्य दीक्षित, कुवलयानंद, चित्र मीमांसा, व्यतिवर्तिका, यह तीनों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ, रस गंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन, जगदाभरण, ठीक है, जगन्नाथ दास जी की रचना है। विश्वेश्वर पांडे, अलंकार कौतुभ, अलंकार मुक्तावली इनकी रचना है। इसे आप लोग और से याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं दर्शन। देखिए रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य, जो रस सूत्र नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने दिया उसकी जो व्याख्या किए तो कौन कौन से आचार्य ने किया? तो भट्टलोलक ने किया। भट्टलोलक, भट्टलोलक किस शताब्दी के आचार्य हैं? तो 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और ये किस दर्शन से प्रभावित थे? तो यह मीमांसा दर्शन इनका मुख्य दर्शन था। संयोगाद, संयोग का अर्थ क्या होता है? तो इन्होंने भट्टलोलक ने माना उत्पाद्य उत्पादक, ठीक है, उत्पाद्य और उत्पादक को इन्होंने संयोगाद संयोग का अर्थ माना दोस्तों। निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति या उत्पन्न होना, उपचित होना इन्होंने माना। और सिद्धांत का जो नाम दिया उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, उपचितवाद, ठीक है दोस्तों, किसने दिया? आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, उपचितवाद। तो उपचितवाद आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उपचितवाद यह भट्टलोलक के द्वारा दिया गया नाम है। रस की मूल अवशिष्ट, मूल रूप में, अनुकार्य में अर्थात रमादि ऐतिहासिक पात्रों में, गौड़ रूप में अनुकर्ता अर्थात नट या अनुकरण करने वाले पात्र होते हैं। कला में वस्तु सिद्धांत की स्थापना करना, कला में वस्तु सिद्धांत की स्थापना करना इन्होंने विशेष मान्यता प्रदान की। भट्ट शंकुक, भट्ट शंकुक जो है ये भी 9वीं शताब्दी के हैं। इनकी क्या शताब्दी है? भट्ट शंकुक की 9वीं शताब्दी है। और यह इनकी जो दर्शन है वह न्याय दर्शन है। क्या है दोस्तों? न्याय दर्शन है। अनुमाप्य अनुमापक, इनका जो संयोगाद संयोग का अर्थ माना अनुमाप्य और अनुमापक। इनकी जो निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति, अनुमिति इनकी निष्पत्ति की है। और ये इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया अनुमितिवाद, क्या प्रतिपादित किया दोस्तों? अनुमितिवाद। और मूलतः वस्तुगत अनुकार्य में होती है, गौड़ता आत्मगत समाजीगत होती है। इन्होंने रस की मूल और स्थिति बताई, ठीक है दोस्तों, और स्थिति बताई। और दृष्टांत, चित्त, तुरंग, न्याय, स्वर प्रथम कला की प्रतीति को सामान्य प्रतीति से विलक्षण बताया। इन्होंने जो विशेष मान्यता प्रदान की तो वह प्रदान की स्वर प्रथम कला की प्रतीति को सामान्य प्रतीति से विलक्षण बताया। भट्टनायक जो तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं, भट्टनायक, भट्टनायक यह 11वीं शताब्दी में दोस्तों। क्या है? 11वीं शताब्दी के हैं। आप लोग टीजीटी में देखे होंगे एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम नाटककार कौन है। वहां पे यदि आप
उनके समय को देखे होते तो वहां पर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि समय देखने पर भास कालिदास से भी प्रथम थे, तो वहां पे जो सबसे पहले थे वही प्रथम नाटककार माने जाएंगे दोस्तों। तो वहां पर आपका भास प्रथम नाटककार थे। और यहाँ पर आपका शताब्दी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। तो भट्टनायक की जो रचना, भट्टनायक का जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। क्या है? सांख्य दर्शन है। और भोज्य और भोजक को इन्होंने संयोगाद संयोग का अर्थ माना। ठीक है दोस्तों। भुक्ति और उपभोग निष्पत्ति का अर्थ माना, भुक्ति और उपभोग। भुक्तिवाद या भोगवाद इनके सिद्धांत का नाम है। किसके सिद्धांत का नाम है? तो यह भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है। सर्वप्रथम रस की स्थिति पूर्ण रूप से आत्मगत मानते हुए सामाजिक को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता निर्धारित किया। सामाजिक का रस का प्रत्यक्ष भोक्ता किसने निर्धारित किया? तो भट्टनायक ने किया दोस्तों। और रस की निष्पत्ति के संबंध में साधारणीकरण का उद्भावना इन्होंने माना। अधिक भावकत्व एवं भोजकत्व व्यापारों का उल्लेख इन्होंने माना। रस निष्पत्ति के संबंध में सत्योद्रेक, संविद द्वेष शांति एवं ब्रह्म स्वाद संविद का उल्लेख इन्होंने किया। ठीक है दोस्तों। तो अभिनव गुप्त ये भी रस सूत्र व्याख्याता आचार्य हैं और इन्होंने भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर रस सूत्र की व्याख्या की। ये भी 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं, 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और इनका जो दर्शन है वह शैव या वेदांत है दोस्तों। क्या है? शैव वेदांत। और इन्होंने व्यंग्य और व्यंजक निष्पत्ति मानी, संयोगात का अर्थ माना और अभिव्यक्तिवाद इन्होंने रस की निष्पत्ति माना। और इनकी जो सिद्धांत है दोस्तों अभिव्यक्तिवाद। क्या है? अभिव्यक्तिवाद। अभिनव से अभिव्यक्तिवाद, अभिनव का अभि और अभिव्यक्तिवाद में अभि जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। और इन्होंने दर्शन के हृदय में जो रति अस्थायी भाव या सुप्तावस्था में रहते हैं वे विभाव आदि व्यंजकों के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। अर्थात रस अभिव्यक्त होता है तथा रत्यादि अस्थायी भाव की अभिव्यक्ति ही रसोपभोग है। और इन्होंने जो माना दोस्तों तो रस निष्पत्ति के संबंध में निर्विघ्न संविद्यु श्रांति एवं चरवड़ा व्यापार को उल्लेख किया। सर्वप्रथम रसानुभूति को नाटक एवं काव्य दोनों से संबंध किया। किसने किया दोस्तों? तो अभिनव गुप्त ने किया। रस को नाटक और काव्य से संबंध किया दोस्तों। तो एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। जो भट्टलोलक है यह 9वीं शताब्दी के हैं। किस शताब्दी के हैं? 9वीं शताब्दी के हैं। और भट्टशंकुक ये भी 9वीं शताब्दी के हैं। उसके बाद आपका आता है भट्टनायक 11वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी। अब इनकी जो दर्शन है दोस्तों भट्टनायक का मीमांसा दर्शन, भट्टनायक का मीमांसा दर्शन। यदि आपको याद हो गया तो इसको देता है कि क्रम से कीजिए। ठीक है दोस्तों। अक्रम में दे देगा और कहेगा क्रम से कीजिए, या दे देगा मिलान करने के लिए कि कौन किस दर्शन से संबंधित हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। भट्टलोलक जो है सबसे पहले भट्टलोलक यह मीमांसा दर्शन से संबंधित है। और भट्ट शंकुक में जो 9 ऊपर आया दोस्तों उसे आप रिलेट करके आधा 9 से न्याय दर्शन आप इसे याद कर सकते हैं। भट्ट शंकुक 9वीं शताब्दी के हैं और इनका जो दर्शन है न्याय दर्शन है। और भट्टनायक जो इनकी सिद्धांत है भोगवाद या भुक्तिवाद, वहां से आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। भोगवाद यानी ज्यादा संख्या में उपभोग किया जाता है, तो वहां से आप ज्यादा संख्या में ऐसा करके आप सांख्य दर्शन से इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। इनका जो दर्शन है क्या है? सांख्य दर्शन है। और अभिनव गुप्त, अभिनव जो हमेशा अभिनव जो है यह शैव या वेदांत से जो प्राचीन काल से चला आ रहा है शैव या वेदांत दर्शन, इसे इन्होंने अपना दर्शन माना। शैव या वेदांत किसने माना? अभिनव गुप्त ने माना दोस्तों। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और इनकी जो है सिद्धांत है वह अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण एवं दोष से संबंधित हल प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। कौन थे? तो भामा थे और भामा काव्यशास्त्रीय अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्यशास्त्रीय प्रवर्तक आचार्य हैं और भामा ने काव्य अलंकार में अलंकार के मूल में निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन किया है। ठीक है, उन्होंने अलंकार की परिभाषा दिया है, वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। ठीक है दोस्तों, आचार्य दंडी ने भी अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में अलंकारों का व्यवस्थित वर्णन किया है। उद्भट ने अलंकार विषय पर अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। अलंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है, काव्यादर्श दंडी की रचना है और काव्य अलंकार भामा की रचना है। दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने किया दोस्तों? तो आनंदवर्धन ने किया ध्वनि शब्द का प्रयोग। और इनकी जो रचना है ध्वन्यालोक इनकी ग्रंथ का नाम है, जिसमें ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म और सांगोपांग वर्णन करते हुए इसे वाक्य के सार्वभौम सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, किसे? ध्वनि को स्थापित किया और ध्वनि के विरुद्ध संभाव्य आपत्तियों का निराकरण करते हुए आनंदवर्धन ने काव्य के गुण, रीति तथा अलंकार सिद्धांतों का ध्वनि में समाहार किया। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो यह ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित ग्रंथ है? तो यह ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। दोस्तों, ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। डी ऑप्शन इसमें सही है आपका। अलंकार जो आनंदवर्धन है, इनकी जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, यह ध्वनि से संबंधित है। आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि को काव्य का विशिष्ट तत्व बताया। क्या बताया? विशिष्ट तत्व बताया। और रस सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक कृति में किया है। ठीक है, रस सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया है? भरत मुनि ने किया है और अपने नाट्य शास्त्र में किया है। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो भुक्तिवाद भट्टनायक होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं दिया है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। भट्टलोलक, उत्पत्तिवाद, ठीक है, काव्य मीमांसा, संकुक, अनुमितिवाद, न्याय मीमांसा और यही मम्मट जो है भुक्तिवाद के प्रणेता नहीं है, इसके भट्टनायक हैं। ठीक है दोस्तों, भट्टनायक भोगवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, तो ये सही है। मम्मट यहाँ पर सही नहीं है, तो मम्मट ही आपका ऑप्शन सही है। 3 सी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र के संदर्भ में भुक्तिवाद या भोगवाद के मत का प्रतिपादक भट्ट ने किया। ठीक है, भट्टनायक ने किया, आचार्य मम्मट नहीं किए। भट्टलोलक ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, आचार्य संकुक ने अनुमितिवाद और आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया। दोस्तों, सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है। दोस्तों, अधिक पदत्व दोष। और देखिए इसकी जो व्याख्या है, इन पंक्ति में अधिक पदत्व दोष है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। दोस्तों, क्या होता है? अधिक पदत्व दोष होता है। और अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। तो यहाँ पर आपका घटना नहीं है। प्रश्न में प्रस्तुत की गई उपयुक्त पंक्ति में सुंदरतम शब्द का सबसे सुंदर होता है, अर्थ सबसे सुंदर होता है, अतः सुंदरतम के पूर्व आया सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। दोस्तों, ठीक है, अनावश्यक है, अर्थात सुंदरतम के पूर्व सबसे
शब्द आने के कारण अधिक पदत्व दोष है दोस्तों। क्या है? अधिक पदत्व का काव्य दोष है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है कौन है? तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि है दोस्तों, भरत मुनि। और इन्होंने जो परिभाषा दिया विभाव अनुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, उसमें इन्होंने अस्थाई भाव को नहीं माना। ठीक है दोस्तों, किसे नहीं माना? इन्होंने अस्थाई भाव को नहीं माना। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। इनके नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता भरत मुनि हैं। अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए भरत मुनि निम्नलिखित रस सूत्र दिया, जो अभी आपको बताया गया है। अर्थात विवाह अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के इस रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्ट लोलक ने उत्पत्तिवाद, ठीक है, या आरोपवाद, भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद, आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। अभिनवगुप्त किस दर्शन से प्रभावित थे, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, तो यह नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने किया है दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे पूरा वीडियो देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में रस सूत्र दिया है विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। ठीक है दोस्तों, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है दोस्तों। कुवलयानंद के रचयिता हैं, तो यह अप्पय दीक्षित है दोस्तों। कौन है? अप्पय दीक्षित हैं, कुवलयानंद की रचयिता। और चित्र मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं। इनकी जो रचना है कुवलयानंद और चित्र मीमांसा, ये दोनों ग्रंथों के रचनाकार अप्पय दीक्षित जी हैं। और आचार्य भामा द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार है दोस्तों। क्या है? काव्यालंकार है। और दंडी का काव्यादर्श है। पंडित जगन्नाथ का रस गंगाधर है, इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, तो देखिए मम्मट में म 3 बार आवृत हुआ है, तो क्या होगा दोस्तों? तो 3 गुण माने हैं। यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। मम्मट में 3 म है तो 3 गुण माने हैं। और कौन कौन से माने हैं? तो इन्होंने माधुरी, ओज और प्रसाद माना है दोस्तों। माधुरी, ओज और प्रसाद। मम्मट, भामा, आनंदवर्धन, हेमचंद, पंडित जगन्नाथ आदि आचार्यों ने काव्य के 3 गुण माने हैं। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि तथा दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और आचार्य वामन ने 20 माना है। इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों कि किसने 10 माना है, किसने 3 माना है और किसने 20 माना है दोस्तों। तो 20 वामन ने माना है, 10 भरत मुनि और दंडी ने माना है और 3 मम्मट, भामा, आनंदवर्धन, हेमचंद, पंडित जगन्नाथ आदि ने माना है दोस्तों। ठीक है। न कांतम अप निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, यह अभिमत है। यह अभिमत किसका है तो आपको बताना है। तो यहाँ पर भामा है दोस्तों। भामा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा का यह कथन है, न कांतम अप निर्भूषम विभाति बनिता मुखम। ठीक है दोस्तों, यह भामा की युक्ति है। और अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार शोभायमान नहीं होती जिस प्रकार किसी कामनी का मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। यह इसका अर्थ है दोस्तों। अन्य अलंकारवादी आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छते, इसे आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। प्रच्छते, यह दंडी की, प्रच्छते से याद कर लीजिए, यह दंडी की परिभाषा दिया गया है दोस्तों। हिंदी कवि आचार्य केशव ने भी लिखा है
भूषण भिन्न विराजई कविता वनिता मीत। किसने कहा है? तो भूषण ने कहा है दोस्तों, केशव ने कहा है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा है? केशव ने कहा है भूषण भिन्न विराजई कविता वनिता मीत। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाता है? तो वह अभिधा कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अभिधा कहलाता है। सही युग्म चिन्हित कीजिए। ठीक है, सही युग्म आपको चिन्हित करना है। तो वैदर्भी माधुर्य, ठीक है, वैदर्भी माधुर्य, मूल आधार माधुर्य होता है, तो आपका यही ऑप्शन सही है। और इसमें इसके साथ इसका जो व्याख्या किया गया है, आइए उसको देखते हैं। उपरोक्त रीतियों में वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य होता है। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना होती है, जबकि गौड़ी रीति में ओज और कांति गुण संपन्न होती है। गौड़ी में क्या होता है? ओज गुण और कांति संपन्न होती है। वीरता का वर्णन होता है किसमें? गौड़ी में। और वैदर्भी में माधुर्य गुण का प्रधानता होती है। इसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव होता है। पंचाली रीति माधुर्य और सुकुमार गुणों से संपन्न होते हैं। पंचाली रीति जो है उसे माधुर्य गुण और सुकुमार गुणों से संपन्न होते हैं। छोटे समासों वाली रचना पंचाली रीति कहलाती है दोस्तों। ठीक है, छोटे समासों वाली रचना पंचाली रीति कहलाती है, वहीं बड़े समासों वाली रचना गौड़ी रीति कहलाती है दोस्तों। इसकी भाषा भाव गर्भित एवं प्रसाद युक्त होती है। निरख सखिए खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन, नैन इधर मन भाए में कौन सा गुण है? तो यहाँ पर आपका माधुर्य गुण है दोस्तों। इससे संबंधित आपको एक वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों। माधुर्य प्रसाद और ओज गुण से संबंधित वीडियो, वहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं कहाँ पे माधुर्य गुण होता है और कहाँ पर ओज गुण होता है और कहाँ पर प्रसाद गुण होता है दोस्तों। उपरोक्त पद में माधुर्य गुण है। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त पंक्तियों में मधुर वर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपने कोमल कांत स्वरूप के कारण उपरोक्त पद वियोग विदरित उर्मिला के मन की व्यथा का संगोपांग ढंग से निरूपित करता है। उसको व्यक्त करने के लिए कवि और मैथिली स्वरूप में सुकुमार कोमल वर्णों का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, यह साकेत की युक्ति है और साकेत के रचनाकार मैथिली गुप्त हैं दोस्तों। और उसमें उर्मिला का जो नवम सर्ग है वो बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? तो जहाँ तेज स्फूर्ति उत्साह होता है दोस्तों वहाँ ओज गुण होता है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन करेक्ट सही है, ओज गुण होता है दोस्तों। और इसमें ट वर्णों की ट ठ ड ढ प फ की वर्णों की प्रधानता होती है दोस्तों। ओज गुण में किसकी प्रधानता होती है? इन वर्णों की प्रधानता होती है, ट ठ ड ढ प फ। ठीक है दोस्तों, तरुरिपुधर देख के बिरहिनीति कुलाय में कौन सा काव्य दोष है दोस्तों? तो बताइए कौन सा यहाँ पर काव्य दोष है? तो यहाँ पर आपका क्लिष्टत्व दोष है दोस्तों। उपरोक्त पंक्ति में क्लिष्टत्व दोष है जिसका अर्थ है कठिनाई से होता है। ठीक है, अर्थात काव्य में चमत्कार पूर्ण वर्णन से अर्थ प्रकट करने के लिए जिस दृष्टिकूट पद शैली को अपनाया जाता है वहाँ पे क्लिष्टत्व दोष होता है दोस्तों। यहाँ पर तरुरिपुधर देख के बिरहीन ती अकुलाय का अर्थ है वृक्ष की अश्रु अग्नि का शत्रु जल और जल का धारण करने वाला बादल को देखकर बिरहिनी स्त्री व्याकुल हो जाती है, जो सामान्य बोध के परे है। अतः यहाँ पे क्लिष्टत्व दोष है। ठीक है, क्लिष्टत्व काव्य दोष है दोस्तों। दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है, तो काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है, काव्यादर्श काव्यशास्त्री ग्रंथ दंडी का है। और यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। काव्यादर्श तो इनका ग्रंथ है ही, साथ में 10 कुमार चरितम, 29 सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य विशेष इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, इसे भी आप लोग
याद कर लीजिएगा कि दंडी की कौन सी रचनाएं हैं। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी, कथा, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। दोस्तों शब्दार्थों सहित काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह भामह के द्वारा दी गई है। दोस्तों किसके द्वारा दी गई है? भामह के द्वारा दी गई है। दृश्य काव्य की विधा है तो यह नाटक विधा की है। दोस्तों किस विधा की है? नाटक विधा की है। दोस्तों दृश्य काव्य की विधा नाटक विधा है। रस सूत्र की अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य हैं तो यह शंकुक हैं। दोस्तों शंकुक इनकी जो दर्शन है क्या है? तो वह न्याय दर्शन के मानने वाले हैं। दोस्तों शंकुक न्याय दर्शन को मानने वाले हैं। भट्टनायक आपके जो हैं, भट्टनायक ये सांख्य दर्शन को मानने वाले हैं। और अभिनव गुप्त हैं जो दोस्तों, तो अभिनव गुप्त शैव दर्शन, अब भट्ट लोलक जो हैं यह मीमांसा दर्शन को मानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका अनुमितिवाद की व्याख्या करने वाला आचार्य जो है वह शंकुक है। दोस्तों ठीक है, डी ऑप्शन शंकुक। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव को 2 भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। कितने होते हैं? 2, कायिक और सात्विक। देखिए भाव का अनुगमन, अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव का अनुगमन करना, अर्थात वे चेष्टाएं जिनके द्वारा मनोभावों अस्थायी भाव का अनुगमन किया जाता है अनुभाव कहलाता है। ठीक है, अनुभाव कहलाता है। और अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं, कायिक और सात्विक। कायिक का अनुभाव आश्रय की इच्छित चेष्टाएं हैं, जबकि सात्विक अनुभाव में आश्रय का कोई निमंत्रण नहीं रहता। सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। दोस्तों ठीक है, सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। बस इसे आप याद रखना है। यदि आपको स्तंभ, स्वरभंग, कंप एवं अश्रु, स्वेद, रोमांच, विवर्ता एवं प्रलय ये सभी याद हो जाते हैं तो और अच्छी बात है। दोस्तों इसे आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन समय कम है, कल आपका एग्जाम है पीजीटी का, तो आप लोग बस इसे पढ़ते चलिए। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो उनका ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। दोस्तों तो उन्होंने नाट्य शास्त्र में किया है। अभिभावा अनुभाव संचारी संयोगात दृश निष्पत्ति जो उनका है रस सूत्र है, उसके द्वारा उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। दोस्तों निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो उपमा के लिए कालिदास है, अलंकार के लिए भामह है, करुड़ के लिए भवभूति है, वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र। यही ऑप्शन आपका गलत है, वक्रोक्त के लिए कुंतक प्रसिद्ध है। दोस्तों तो क्षेमेंद्र दिया है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका गलत है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए परिभाषा क्या दिया है, उसका व्याख्या। तो व्याख्या में वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है, कुंतक वक्रोक्त के लिए प्रसिद्ध हैं। कुंतक कहाँ के निवासी थे? तो कश्मीर के निवासी थे और वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है कुंतक को। इनका समय 10वीं शताब्दी है। क्या है दोस्तों? 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। और कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्त जीवितम कितने उन्मेषों में विभक्त है? तो 4 उन्मेषों में विभक्त है दोस्तों, और वित्त से संबंधित है। जबकि उपमा के लिए कालिदास, करुड़ के लिए भवभूत और अलंकार के लिए भामह और चित्त के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध हैं। दोस्तों क्षेमेंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? और चित्त के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस भारवे अर्थ गौरवम दांडिन पदलालित्यम त्रियो गुण संत माघ। ठीक है, तो माघ में ये तीनों गुण विद्यमान थे, लेकिन यहाँ पर अलंकार के लिए भामह प्रसिद्ध है और चित्त के लिए क्षेमेंद्र। दोस्तों ठीक है, और एक करुड़ रस कहकर, एको करुड़ रस कहकर किसने करुड़ रस को ही रसराज कहा? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है। देखिए भट्टनायक, तो सबसे पहले आपके आते हैं भट्टलोलक, शंकुक, भट्टनायक। तो भट्टनायक की जो है भोगवाद या भुक्तिवाद है। दोस्तों क्या है? भोगवाद या भुक्तिवाद है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों क्या है? सी ऑप्शन सही है, और यह सांख्य दर्शन के मानने वाले हैं। अनुमितिवाद शंकुक का है, और शंकुक जो है न्याय दर्शन को मानने वाले हैं। दोस्तों न्याय दर्शन को उत्पत्तिवाद भट्टलोलक का है, और यह
मीमांसा दर्शन को मानने वाले हैं दोस्तों। अभिव्यक्तिवाद आपका अभिनवगुप्त का है और यह शैव दर्शन या वेदांत दर्शन को मानने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि यह आ सकता है और यह यूजीसी नेट पेपर जून 2016 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ देखिए वक्रोक्त की सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो कौन है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो कुंतक है। ठीक है दोस्तों, कौन है? कुंतक हैं। और यहाँ पर देखिए वक्रोक्त सिद्धांत ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन दिया है, आप लोग इसे अच्छी तरह से जानते हैं। बालंकार संप्रदाय भामा दिया है और विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। भरत के रस सिद्धांत के व्याख्याकार विश्वनाथ भी हैं। इनके अलावा कौन कौन है? तो भट्टलोलक, भट्टनायक, शंकुक और अभिनवगुप्त हैं दोस्तों। कौन है? अभिनवगुप्त। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो औचित्य अभी आप लोग पढ़े हैं क्षेमेंद्र। ठीक है दोस्तों, वक्रोक्ति कुंतक और ध्वनि जो है आनंदवर्धन और रस जो है भरत मुनि। ठीक है दोस्तों, तो 4 5 2 1 4 5 2 1 किस ऑप्शन में है? तो 4 5 2 1 आपका डी ऑप्शन में है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अब आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या औचित्य संप्रदाय जो है क्षेमेंद्र का है, वक्रोक्ति कुंतक का है, ध्वन संप्रदाय आनंदवर्धन का है, रस संप्रदाय भरत मुनि का है, अलंकार संप्रदाय भामा का। दोस्तों प्रतिभा का संबंध किससे है? तो प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है दोस्तों, काव्य हेतु से। और काव्य हेतु में आपका जो है 3 माना गया है, जो भेद माने गए हैं काव्य हेतु की प्रतिभा के जो भेद माने गए हैं वह 3 माने गए हैं दोस्तों। और 3 प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास है दोस्तों। क्या है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन 8 माने गए हैं। ठीक है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन 8 माने गए हैं और यही 8 दिए गए हैं। और काव्य लक्षण, संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 माना है दोस्तों। क्या माना है? 3 आधारों पर किया है। तो आधार क्या है आइए देखते हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर फर्स्ट, शब्द के आधार पर सेकेंड और रस और ध्वनि के आधार पर तृतीय। भागों में 3 भागों में बांटा है दोस्तों। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। तब बिंदु, बीज, बिंदु, प्रकरी, पताका, कार्य। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, प्रकार। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसे आप लोग क्रम से करने के लिए दे सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इसे देख लीजिए और यह पूछ सकता है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भरत मुनि जो है वह भरत जो है नाट्यशास्त्र, धनंजय 10 रूपक। ठीक है, धनंजय 10 रूपक, सागर नंदी जो है नाटक लक्षण रत्नकोश और रामचंद्र गुणचंद जो है नाट्य दर्शन है, नाट्य दर्पण है दोस्तों। तो आपका नाट्य दर्पण डी का आपका 2, सी का आपका 5, तो इसी को मिला लेते हैं 2 5, तो यहाँ पर आपका यही सही होगा। ठीक है, देखिए नाट्य दर्शन, नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि, 10 रूपक धनंजय, नाटक लक्षण रत्नकोश सागर नंदी, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र और साहित्य दर्पण विश्वनाथ। ठीक है दोस्तों, रामचंद्र और गुणचंद किसके शिष्य थे? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए दोस्तों। अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? अर्थोप जब प आ रहा है तो 5 प्रकार के होते हैं। अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं? विसंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंगमुख, अंकारस, अंकास्य और अंकावतार। ठीक है दोस्तों, यही 5 है। इसको सीरियल करने के लिए दे सकता है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम है।
तो सही अनुक्रम यहाँ पर सी आपका सही है, भारती, सात्विकी, कैसिकी और आर्यभट्टी। ठीक है दोस्तों, जो आपको कौशिकी है यहाँ पे भारती, सात्विकी और कौशिकी, आर्यभट्टी, यही इसका क्रम है दोस्तों। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो किसने कहा? तो यह भामा ने कहा। ठीक है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह विश्वनाथ ने कहा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, यह पंडित जगन्नाथ ने कहा। और तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृत पुनः क्वात, ये किसने कहा? यह मम्मट ने कहा दोस्तों। तो 4 5 1 2, 4 5 1 2, तो किसमें है? 4 5 1 2 आपका ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे देख लीजिए। शब्दार्थों सहितम काव्यम, भामा ने कहा। वाक्यम रसात्मकम, विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, पंडित जगन्नाथ। शब्द तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि, यह मम्मट ने कहा। और शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी या कुंतक ने कहा। ठीक है दोस्तों। लिखन बैठी जा की सभी गति गही गर्भ गरुड़, भय न केते जगत के चतुर्चिते रे कुर, इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, चित्र नायिका के समान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही सही है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या जो है यहाँ पे सभी शब्द अरबी का सभी है। किसका है? सभी है, अरबी भाषा का सभी है, जिसका अर्थ है यथार्थ चित्त, या अर्थात ऐसा चित्त जो नायिका जैसा हुबहू बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। काव्य शोभाया कर्तारव धर्मो गुरा, यह किस आचार्य की युक्ति है? तो यह वामन की युक्ति है दोस्तों। वामन, बी ऑप्शन आपका सही है। काव्य शोभाया कर्तारव धर्म गुड़ा। ठीक है दोस्तों, वामन की है और यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया? तो यहाँ पर भामा ने काव्य अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया दोस्तों। ठीक है, भामा ने। और भामा ने, भरत मुनि और दंडी ने 10 माने हैं। गुण कितने माने हैं? अंगों की गुण तो 10 माने हैं। और वामन ने 20 और बाकी सभी ने 3 गुण माने हैं दोस्तों। और 3 गुण कौन कौन से होते हैं? तो माधुर्य, ओज और प्रसाद। जब वक्रोक्ति का वक्ता कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर काक वक्रोक्ति कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? काक वक्रोक्ति। और काक वक्रोक्ति जो है इसमें देखिए सबंग श्लेष अलंकार। ठीक है, सबंग श्लेष अलंकार और अभंग श्लेष अलंकार। श्लेष की परिभाषा तो यहाँ पर देखिए, जहाँ श्लिष्ट पद के खंड करके 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त हो, ठीक है, वहाँ पर सबंग श्लेष अलंकार होता है। जब खंड करके, ठीक है, क्या करके? खंड करके। और जहाँ पर शिष्ट पदों का बिना खंड किए 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं, वहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती, मानुष चून। तो यहाँ पर आपका अभंग श्लेष है। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतों के साथ, सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए दोस्तों। क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। तो वक्रोक्त सिद्धांत किसका है? तो कुंतक का है। और औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र का है। रित सिद्धांत वामन का है। और ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है दोस्तों। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में हो 3 4 1 2 तो सी है। तो सी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। ध्वनि सिद्धांत वक्रोक्त सिद्धांत कुंतक, ठीक है, कुंतक। रित सिद्धांत वामन। औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। और रस सिद्धांत भरत मुनि। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक हैं तो रूप गोस्वामी है दोस्तों। कौन है? रूप गोस्वामी है। और यह 15वीं से 17वीं शताब्दी
है। इनका जो समय है 15वीं से 16वीं शताब्दी है। और काव्य प्रकाश मम्मट का जो समय है यह आपका 11वीं शताब्दी है। और काव्य मीमांसा यह 9वीं के उत्तरार्ध अर्थात 10वीं शताब्दी माना जाता है राजशेखर का। ठीक है दोस्तों। अभिनव गुप्त जो है इनका 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध माना जाता है। यहाँ पे दिया 10वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों, 10वीं शताब्दी दिया है इनका, सॉरी यहाँ पे काव्य मीमांसा राजशेखर की 12वीं शताब्दी ही सही है दोस्तों। ठीक है, 12वीं शताब्दी सही है। और इनका 9वीं उत्तरार्ध अर्थात 10वीं माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अभिनव गुप्त का 10वीं माना जाता है। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं तो अभिनव गुप्त हैं दोस्तों। कौन है? अभिनव गुप्त हैं। और अभिनव गुप्त का जो दर्शन है शैव दर्शन या वेदांत दर्शन है दोस्तों। ठीक है, वेदांत दर्शन है। अब उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलक का है। और उनकी जो दर्शन है वो मीमांसा दर्शन है दोस्तों, मीमांसा दर्शन है। अनुमितिवाद जो है वो शंकु की है। और न्याय दर्शन है दोस्तों। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी हैं। ठीक है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो भट्टलोलक, शंकु, भट्टनायक, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अधिकतर लोग लगा देंगे पतंजलि या भामा। तो यहाँ पर आपका भामा ही सही होगा दोस्तों, भामा, बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर दिया व्याख्या उसका। अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भामा ने किया। ठीक है, स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को अभ्रंश का व्यास कहा जाता है दोस्तों। इसे भी आपको याद रखना है। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या होता है? मुख्यार्थ में छिपे अकथित कार्य को व्यक्त करना व्यंजना शक्ति का कार्य होता है। इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो उत्पत्तिवाद है भट्टलोलक, अनुमितिवाद शंकुक, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त और भुक्तिवाद भट्टनायक। ठीक है, भट्टनायक। तो 3 5 1 2 3 5 1 2 जिसमें से है वही ऑप्शन सही होगा। 3 5 1 2 सी ऑप्शन सही है। इसे आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। रुद्रट वक्रोक्त को शब्द अलंकार मानते हैं और इससे अर्थालंकार किसने माना? अर्थालंकार माना तो दंडी ने माना दोस्तों। रुद्रट को वक्रोक्त का शब्द अलंकार मानते हैं और इसे अर्थालंकार दंडी ने माना। ठीक है दोस्तों, दंडी ने माना। और वामन रीति संप्रदाय के और क्षेमेंद्र और चित्त संप्रदाय आनंदवर्धन ध्वन संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनमें से कौन सा भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? बताइए कौन है? तो 4 5 है, तो उसमें आपका भट्टलोलक ही सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो व्याख्याकार नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, भट्टलोलक, भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ या हैं लोग। काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ध्वन्यालोक जो है दोस्तों आनंदवर्धन का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ का है। और काव्य प्रकाश मम्मट का है। तो ठीक है, तो 3 1 4 2 3 1 4 2, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, इसे आप लोग व्याख्या जो है इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमितिवाद जो है तो यह शंकु की है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। इसे आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह अच्छे से याद हो गया होगा। अनुमितिवाद शंकुक, भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलक, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, रस सिद्धांत भरत मुनि, साधारणीकरण भट्टनायक, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन दोस्तों। ठीक है, और शैव दर्शन अभिनव गुप्त, मीमांसा भट्टलोलक, सांख्य दर्शन भुक्तिवाद के प्रणेता जो है भट्टनायक और न्याय दर्शन शंकुक दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? यहाँ पूछा है तो श्लेष, माधुर्य और समाधि है, लेकिन शक्ति नहीं है। सी ऑप्शन ही यहाँ पर आपका करेक्ट है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्लेष, माधुर्य, समाधि काव्य के गुण हैं, जबकि शक्ति काव्य का गुण नहीं है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं।
कौन है? तो रूप गोस्वामी हैं दोस्तों, रूप गोस्वामी हैं। ठीक है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो यह अष्टाध्यायी के द्वारा दोस्तों किए, अष्टाध्यायी के। और इनकी जो समय है 7 से 8वीं शताब्दी पूर्व है। और पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं और अष्टाध्यायी पे एक कात्यायनी की वार्तिका और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ठीक है दोस्तों। और लगभग 4000 सूत्र हैं। निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के सही नामों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही के नामों के साथ सुमेलित करना है। तो आपको शब्दार्थों सहितम काव्यम, भाम, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा उल्लंकृति पुनः क्वापि। तो यह पुनः क्वाप जो है यह मम्मट का है। ठीक है। वाक्यम रसात्मक विश्वनाथ और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम यह पंडित जगन्नाथ का है। तो देखिए 2, 5, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 किसमें है? तो ये ऑप्शन आपका सही है। 2, 4, 1, 3 आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे व्याख्या उसकी देख लेते हैं। ठीक है। शब्दार्थों सहितम काव्य जो भामा, पुनः क्वाप, मम्मट, वाक्य काव्य विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादक यह जगन्नाथ का है। काव्य रसयात्मक ध्वनि यह आनंदवर्धन की परिभाषा है। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यहाँ से आपको पीजीटी में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आप लोग वीडियो को पुनः दोबारा देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे गुण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो आपके टीजीटी में यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है और पीजीटी में भी एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो आइए देखते हैं। माधुर्य गुण कहाँ होता है दोस्तों? माधुर्य गुण कहाँ होता है? तो जहाँ संयोग श्रृंगार में माधुर्य गुण होता है, करुण रस में माधुर्य गुण होता है, प्रबल विप्रलम्ब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार में आपका माधुर्य गुण होता है, और शांत रस में भी आपका माधुर्य गुण होता है। जहाँ यह रस आपको देखने को मिले वहां पर आप तुरंत ट्रिक कर सकते हैं कि यहाँ पर माधुर्य गुण है। जैसे देखिए, माधुर्य गुण चित्तवृत्ति का आह्लादक रूप है। माधुर्य गुण किसका है? मन का आह्लादक रूप है, जिसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, वहां पर आपका माधुर्य गुण होता है। यह मानव मन के द्रुति का कारण है। द्रुति का अभिप्राय है सहृदय के हृदय का द्रवित भूत हो जाना। ठीक है, सहृदय का हृदय का द्रवित भूत हो जाना ही क्या है? माधुर्य गुण है। यह माधुर्य गुण संयोग, इसे संयोग श्रृंगार अर्थात संभोग श्रृंगार भी कहते हैं। करुण रस में, विप्रलम्ब श्रृंगार में अर्थात वियोग श्रृंगार में, शांत रस में विद्यमान रहता है। यह किसमें विद्यमान रहता है? संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग रस और शांत रस में दोस्तों। इन रसों से इस गुण का क्रमशः उत्तरोत्तर अतिशय विकास होता रहता है। मूर्धन्य वर्ण जो है ट, ठ, ड, ढ का यथासंभव प्रयोग नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? माधुर्य गुण में इन वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। पंचमाक्षरों जो यम गणनम है इसका प्रयोग होता है, और र व का भी प्रयोग माधुर्य गुण में होता है दोस्तों। इसे आपको याद रखना है, किसका प्रयोग माधुर्य गुण में होता है और किसका प्रयोग नहीं होता है। तो यम गणनम का आपका माधुर्य गुण में होता है पंचमाक्षर का, और र व का होता है, और ट ठ ड ढ का नहीं होता है। इसे आपको ध्यान देना है। और कहाँ पे माधुर्य गुण होता है? तो जहाँ पे संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग श्रृंगार और शांत रस होता है वहां पर होता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जो है, रनित भृंघंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर,
तो यहाँ पर आपका माधुरी गुण है। कंकन किंकिन निपुर सुनी धुनी, धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पर भी आपका कौन सा गुण है? तो माधुरी गुण है। निरख सखी यह खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन इधर नयन मन भाए। यह उर्मिला सर्ग से, नवम सर्ग से है। और यहाँ पर भी आपका क्या है? माधुरी गुण है। मधुर मधुर मेरे दीप जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ अवलोकित कर। यहाँ पर आपका कौन सा है? तो यहाँ पर भी आपका माधुरी गुण है। देखिए मधुर मधुर, निरख सखी एक खंजन आए, यहाँ पर 9 वर्ड की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर मौका कंकन किंकिन निपुर धुनी सुनी, यहाँ पर भी आपका 9 का हुआ है। रनित भृंग घंटावली, यहाँ पर भी आपका मौन र का हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लोग अच्छे से पहचान सकते हैं कि जहाँ पे पंचमाक्षर का प्रयोग अधिक होता है और र व का प्रयोग होता है, वहां पर आपका माधुर्य गुण होता है। और इसमें ट ठ ड ढ वर्णों का निषेध होता है, यह माधुर्य गुण में नहीं प्रयोग किए जाते ट ठ ड ढ का। ठीक है, और इसका किसमें प्रयोग किया जाता है? तो आइए आगे देखते हैं। ओज गुण, ओज गुण किसे कहते हैं? तो ओज गुण जिसमें वीरता का वर्णन हो, विभत्स का वर्णन हो, रौद्र हो, रौद्रस हो, वहां पर आपका ओज गुण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। काव्य के जिस गुण से उसके पाठक अथवा श्रोता का मन सहज भाव से फड़क उठता है, काव्य के जिस गुण से उसके पाठक अथवा श्रोता का मन सहज भाव से फड़क उठता है, वही ओज गुण होता है दोस्तों। वही क्या होता है? ओज गुण होता है। और इसमें लंबे समासों और कर्कश कठोर वर्णों का प्रयोग माना जाता है। ठीक है, कर्कश और कठोर वर्णों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर ट ठ ड ढ स वर्णों के प्रयोग से ओज गुण में वृद्धि होती है। यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसमें? ओज गुण में ट ठ ड ढ का प्रयोग किया जाता है। ओज गुण चित्त वृत्ति में दीप्ति एवं परम उज्ज्वलता को उत्पन्न करता है। ठीक है, परम उज्ज्वलता को उत्पन्न करता है। इसका स्वरूप चित्त की अत्यधिक विस्तृत है। यह वीर विभत्स रौद्र रसों में विद्यमान रहता है। वीर विभत्स और रौद्र रसों में कौन सा विद्यमान रहता है दोस्तों? तो यह ओज गुण वीर विभत्स रौद्र रसों में विद्यमान रहता है। और उत्तरोत्तर इसका इन रसों में अतिशय विकास होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका उदाहरण। यहीं से आपका टीजीटी में प्रश्न बना हुआ था। मुंड करत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड पटत घन, गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हसत सुख वृद्धि रसत मन। यह उदाहरण है जहां पर इन वर्णों की आवृत्ति होगी ट ठ ड ढ का, तो यहाँ पर आपका रौद्र रस होगा, ओज गुण होगा। और जहां पे आपको लगे कि विभत्स रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, तो वहां पे आपका ओज गुण ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण। फर ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के माने में चढ़ मुंड की माला उठी। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके टीजीटी में आया हुआ था दोस्तों। टीजीटी 2021 में आया हुआ था। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यही आपका टीजीटी में आया हुआ था दोस्तों, और पूछा था इसमें कौन सा गुण है, तो यहाँ पर ओज गुण है दोस्तों। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कहाँ पर किसका वर्णन होगा, तो आपका ओज गुण होगा दोस्तों। ओज गुण जहाँ पे वीरता का वर्णन होगा, विभत्सता का वर्णन होगा, रौद्रता क्रोध का वर्णन होगा, तो वहां पर आपका ओज गुण ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आइए देखते हैं प्रसाद गुण कहाँ होता है दोस्तों। प्रसाद गुण जिन रचनाओं के सर्वमात्र से अर्थ की प्रतीति होने लगे, वहां पर प्रसाद गुण होता है। ठीक है दोस्तों, जिन रचनाओं के सर्वमात्र से अर्थ की प्रतीति होने लगे, वहां पर आपका क्या होता है? प्रसाद गुण होता है दोस्तों।
जैसे सखी वे मुझसे कह कर जाते, उर्मिला कहती है सखी वे मुझसे कह कर जाते तो कह क्या वे मुझको अपनी पथ बांधा ही पाते। तो यहाँ पर आपका कौन सा गुण है, तो प्रसाद गुण है दोस्तों। कौन सा है, तो प्रसाद गुण है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखहि भूप महारन धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा, पूर्वासीन देखो दो भ्राता नरभूषण लोचन सुखदाता। यहाँ पर भी आपका कौन सा गुण है, तो प्रसाद गुण है दोस्तों। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा रुकिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा, ये निराला की रचना है दोस्तों, और यहाँ भी आपका प्रसाद गुण है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण में अब किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ से आप अच्छे से उसे कलेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ विभिन्न आचार्यों द्वारा निर्धारित काव्य गुणों की संख्या। ठीक है, भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने। कितने गुण माने दोस्तों, इसे क्वेश्चन बन सकता है आपके पीजीटी के एग्जाम में कि 10 काव्य गुण माने। अग्नि पुराणकार कितने माने, तो यह 19 माने। कितने माने दोस्तों, 19 माने। और दंडी ने भी कितने माने, तो भरत मुनि और दंडी ने 10 काव्य गुण माने। ठीक है, और बामन ने 20 काव्य गुण माने। कितने माने, बामन ने 20 काव्य गुण माने। भोजराज ने कितने माने, तो भोजराज 24 माने। कितने माने दोस्तों, 24। इसमें देखिए काव्य गुणों को 3 वर्गों में विभाजित किया। भोजराज ने काव्य गुणों को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला साधारण, दूसरा अभ्यंतर, तीसरा वैशेषिक। ठीक है, 3 भागों में विभाजित कर दिया उसको। कुंतक ने कितने माने, कुंतक ने 6 माने। कितने माने दोस्तों, 6 माने। और माधुर्य, प्रसाद, लावण्य, अभिजात्य, सौभाग्य और चित्त, यह 6 माने हैं। किसने माना है दोस्तों, कुंतक ने। और बाकी सभी आचार्य भामा, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, हेमचंद, इन लोगों ने 3 काव्य गुण माने। ठीक है दोस्तों, 3 काव्य गुण माने और जिसे सर्व प्रमुख मान्यता प्रदान है। जिसे 3 काव्य गुण कौन कौन से हैं, ओज, प्रसाद, माधुर्य। ठीक है दोस्तों, माधुर्य, ओज, प्रसाद, यही 3 गुण माने। और भामा, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, हेमचंद्र ने माने हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आप कुछ न कुछ पढ़ के ही अपने दिन का अंत कीजिए। जैसे कहा भी गया है कि कुछ पढ़ कर सो, कुछ लिख कर सो, जिस जगह तू जगह सवेरे उस जगह से बढ़कर सो, ये भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो आप ऐसा ही करें कि जितना आप आज पढ़े हैं उससे ज़्यादा ही पढ़कर सोएं, और कल जहाँ से जगे आप उससे आगे बढ़कर ही पुनः सोएं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।